हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्विकली रिवाइज करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जल्दी जल्दी उसके फॉर्मूले और कुछ बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। और ये जो वेव ऑप्टिक्स रहेगा ये 2 पार्ट में अपलोड होगा, तो आप इसको पहला पार्ट समझिए और इसके बाद एक दूसरा पार्ट भी अपलोड होगा जो कि कल होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स की। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वेव ऑप्टिक्स में वो आता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? तो वेव फ्रंट क्या होता है कि व्हेन लाइट प्रोपोगेट्स द क्रॉस सेक्शन वेयर ऑल द पार्टिकल ऑक्सीलेट इन सेम फेज। ठीक है, मतलब क्या होता है, लाइट जब प्रोपोगेट करती है तो हम लोग क्या कर देते हैं कि एक लोकस ऑफ पॉइंट देखते हैं जो सेम फेस में होते हैं, है ना। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के लिए जो हमारी जो वेव फ्रंट्स होती हैं वो सर्कुलर बनती हैं। ठीक है, जो वेव फ्रंट्स यहाँ पे आप स्फेरिकल बनती हैं या फिर आप कह सकते हो सर्कुलर बनती हैं। ठीक है, जैसा भी लाइट निकल रही है उस हिसाब से। ठीक है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनती हैं, स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लाइन सोर्स है। लाइन सोर्स की वजह से जो हमारे पास वेव फ्रंट बनती है वो सिलेंड्रिकल बनती है। और उसके बाद प्लेनर सोर्स होता है तो उसकी वजह से प्लेनर ही वेव फ्रंट्स बनती हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कि लाइट कहीं पे कन्वर्ज कर रही है तो उसके लिए इस प्रकार की वेव फ्रंट्स बनेंगी। ठीक है, और मतलब कॉन्वेक्स वेव फ्रंट्स बनेंगी। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कॉनकेव वेव फ्रंट्स बनेंगी अगर लाइट डाइवर्ज कर रही है तो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर अगली बात आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हम लोग जानते हैं क्या होता है। बेसिकली सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड है कुछ। यहाँ पे क्या होता है, जब वेव्स आपस में मिलती हैं आगे और वो क्या होती हैं, कोहेरेंट होती हैं। अगर कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट का मतलब उनका जो फेस होता है वो सेम रहता है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है तब हम लोग कहते हैं ऐसे सोर्स को कोहेरेंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए ओमेगा हमने सेम लिया है और के, ओमेगा वगैरह सेम लिया और के भी हमने सेम लिया है। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पे 2 वेव्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमको लिखी हुई है, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। आप देखिए जब ये दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होंगी तब यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी वो ये आएगी y1 प्लस y2। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग इसको ऐसे ऐड करके लिखें तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अगर यहाँ पे अगर आपको नेट एम्पलीट्यूड निकालना है दोनों वेव्स का तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा, ये आपने वेव्स में भी पढ़ा है लास्ट क्लास में, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। यहाँ जो डेल्टा फाई है दिस इज बेसिकली फेज डिफरेंस। ठीक है, दोनों वेव्स की जो इक्वेशन है उसमें जो फेज डिफरेंस है, फेज क्या होता है, ये जो अंदर वाली चीज़ लिखी है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स वन और ओमेगा टी माइनस के एक्स टू, यही जो होता है इसे हम लोग फेज कहते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है वो होता है डेल्टा फाई फेज डिफरेंस। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, तो ये किसके बराबर होगी, के इंटू डेल्टा एक्स के। उसके बाद यहाँ से आप देखिए तो के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेव्स में हम लोग सीख चुके हैं कि वे 2 पाई बाई लेमडा होता है, तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से अगर नेट इंटेंसिटी की बात करें तो हम लोग जानते हैं जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होती है ना। उसके हिसाब से हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए आई नेट इज इक्वल टू √I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस डेल्टा फाई होता है। अगर I1 I2 बराबर हो जाएंगे I0 के तो हमारे पास जो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है वो ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ अगर हम लोग बात करें तो इंटरफेरेंस जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के इंटरफेरेंस होंगे। जब वेव्स इंटरफेयर होंगी तो 2 टाइप के इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेंगे, एक तो कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव जहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमा मिलता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमा मिलता है, और डिस्ट्रक्टिव जहाँ पे हम लोगों को मिनिमा मिलता है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा का क्या मतलब है वो अभी हम लोग सीखते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात अगर हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो वहाँ पे जो फेज डिफरेंस होता है वो 2n पाई का होना चाहिए, मतलब कि 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे मल्टीपल होने चाहिए, है ना। मतलब पाई के जो इवन मल्टीपल्स हैं वो होने चाहिए। अब अगर हम लोग डेल्टा एक्स निकालें, क्योंकि हम लोग को डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स में रिलेशन पता है, तो वहाँ से डेल्टा एक्स आ जाता है n लैम्डा।
तो एन लेमडा के फॉर्म में जो भी अगर पार्ट डिफरेंस होगा दो वेव्स के बीच में तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड क्या होता है, A1 + A2, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, और उसका ही मतलब होता है मैक्सिमा। तो यहाँ पे अगर A1 A2 बराबर हो गए तो नेट एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2A। इसी प्रकार से नेट इंटेंसिटी की बात करें तो नेट इंटेंसिटी जो होगी √I1 + √I2 का स्क्वायर होगी। इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए, इफ़ I1 I2 बराबर हो जाए I0 के, तब जो नेट इंटेंसिटी होगी वो 4I0 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे जो डेल्टा फाई होना चाहिए, फेज डिफरेंस जो होना चाहिए, वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। और जहाँ पे जब आप डेल्टा एक्स निकालेंगे, पार्ट डिफरेंस जब निकालेंगे, तो वो 2n+1 λ/2 होना चाहिए। और यहाँ पे जो नेट एम्पलीट्यूड आता है वो डिफरेंस आता है, यानी कि मिनिमम जो होता है वैल्यू, मिनिमम यही वैल्यू पॉसिबल होती है, A1 - A2। तो ये इसी वजह से इसको मिनिमा भी कहते हैं, है ना। जहाँ पे मिनिमा मिलता है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो अगर A1 A2 A के बराबर हो जाएंगे तो नेट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी नेट इंटेंसिटी क्या होती है, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे I1 I2 बराबर हो जाए I0 के, तो यहाँ पे जो नेट इंटेंसिटी आ जाती है वो 0 आ जाती है, यहाँ पे मिनिमा और यहाँ पे मैक्सिमा मिलता है। उसके बाद इंटरफेरेंस पे ही मतलब अगर डिपेंडेंट एक चीज़ आती है जिसे हम लोग कहते हैं YDSE एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली जो लाई करते हैं इस चैप्टर में वो यहाँ से करते हैं। सबसे पहले YDSE एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इस्तेमाल करी गई, मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट सोर्स इस्तेमाल किया गया। यहाँ से मान लेते हैं दो वेव्स इधर और इधर की ओर जा रही हैं, यहाँ पे एक स्लिट है, ये दोनों स्लिट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से I0 और I0 की दो इंटेंसिटी की लाइट वेव यहाँ से निकलेगी, और ये लाइट वेव जाके जब यहाँ पे जो स्क्रीन लगी है, ये जो स्क्रीन लगी है, जब यहाँ पे इनका इंटरफेरेंस होता है तो यहाँ पे हम लोगों को कॉन्जिक्यूटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो C लिखा है ये क्या है, C इज़ बेसिकली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे B, और B का मतलब क्या है, ब्राइट फ्रिंज, और D का मतलब क्या है, D का मतलब है डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो हम लोग सेंटर वाले की बात करें, तो अगर आप यहाँ से और यहाँ से बात करें तो जो सेंटर वाली है, सेंटर वाली यहाँ से और यहाँ से ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, पार्ट डिफरेंस 0 रहता है। पार्ट डिफरेंस 0 में क्या होता है, मैक्सिमा मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है वो हमने 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिलता है, ठीक है। इस वजह से इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, कितनी, 4I0 होती है, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज, पहली डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगी, λ/2 पे, उसके बाद 3 λ/2 पे, फिर 5 λ/2 पे। इसी प्रकार से ब्राइट फ्रिंज पहली मिलेगी λ पे, फिर 2 λ पे, और इसी प्रकार से इधर भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया गया है। तो अगर आप यहाँ से देखें, स्टार्टिंग से सेंट्रल वाले पॉइंट से देखें, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है 4I0 इंटेंसिटी का। उसके बाद अगला फिर हमारे पास डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, ऐसे मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो ग्राफ आता है कुछ ऐसा आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और JEE पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ये जो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनाए उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं एक जनरल डिस्टेंस, मान लेते हैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे हम लोगों ने कोई भी एक डार्क या ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन यहाँ पे देखी, तो मान लेते हैं वो सेंटर वाली फ्रिंज से वाई डिस्टेंस पे है। तो और यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d मान ली, और दोनों स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो d मान ली। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पार्ट डिफरेंस, ये जो पार्ट डिफरेंस होता है y, ठीक है, पार्ट डिफरेंस एट y जो होता है वो Δx बराबर YD/D होता है। ये प्रूफ्स करने से आता है। यहाँ पे अभी हम लोग प्रूफ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट रिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे Δx जो होना चाहिए वो Δx किसके बराबर होता है, YD/D के। अगर ब्राइट फ्रिंज कहीं पे बन रही है, इसका मतलब वहाँ पे मैक्सिमा है, और मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस तो n लैम्डा होना चाहिए। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने लिखा है इसको हम लोग n लैम्डा के बराबर कर दें, तो यहाँ से ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ जाएगी। कोई भी nth ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी पोजीशन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, n लैम्डा d/d। ऐसे डार्क फ्रिंज के लिए अगर हम लोग बात करें, डार्क फ्रिंज के लिए जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो 2n - 1 λ/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होना चाहिए।
इसको भी आप वाई डी बाई डी से कंपेयर कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से वाई एन आएगा। ये हमारे पास डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्रिंज विथ और एंगुलर फ्रिंज विथ की बात करते हैं। अब फ्रिंज विथ क्या होती है? फ्रिंज विथ क्या होता है? दो किसी भी कॉन्जिक्यूटिव डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग फ्रिंज विथ कहते हैं। तो इसे हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, और एंगुलर फ्रिंज विथ क्या होती है? एंगुलर फ्रिंज विथ होती है लैम्डा बाई स्मॉल डी। एंगुलर फ्रिंज विथ को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ये, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो दो डार्क फ्रिंजेस ये जो हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, ये जो एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पे यहाँ पे, ठीक है, यही हमारा क्या होता है? थीटा होता है, जिसे हम लोग एंगुलर फ्रिंज विथ कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, होल सेटअप को क्या कर दिया? प्लेस कर दिया अगर किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के मीडियम में, तो फ्रिंज विथ में क्या असर पड़ेगा? अगर एयर रहता है तब तो फ्रिंज विथ लैम्डा डी बाई डी होता है, जैसे कि ऊपर डिस्कस किया है। अब किसी मीडियम में अगर आप रखोगे इसको तो ये हो जाएगी लैम्डा डी बाई डी, और इसको म्यू से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लैम्डा में चेंज हो जाता है जब हम लोग किसी मीडियम में डालते हैं, तो लैम्डा जो हो जाता है वो 1/म्यू टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ये आपने रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो बीटा होता है वो 1/म्यू टाइम्स हो जाता है। अगली बात आती है ऑप्टिकल पाथ लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ की। तो इसमें अगर आप देखें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्लैब है जिसका जो विथ है वो हमारा स्मॉल टी है। ठीक है, तो अगर कोई लाइट इससे पास करेगी तो ये इसका ज्योमेट्रिकल पाथ होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक ऑप्टिकल पाथ की बात करें, तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ होता है कि जो लाइट होती है, जितने टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करी है इसने, उतने टाइम में अगर हम लोग बिना मीडियम के, मतलब एयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ यहाँ पे हो जाता है म्यू इंटू टी। ठीक है, तो अगर दोनों लाइट्स में एक मीडियम से पास हो रही है और एक एयर में पास हो रही है उसी समय पे, तो उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? म्यू टी माइनस टी का, यानी कि टी ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ आती है थिन फिल्म इन वाइड एसी। अगर हम लोग क्या करें, इसी सेटअप में एक स्लिट के सामने कोई एक यहाँ पे एक थिन फिल्म लगा दें जिसकी जो विथ है वो टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तब उस केस में क्या होता है? जो सेंट्रल वाली ब्राइट फ्रिंज होती है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है ना। सेंट्रल फ्रिंज का मतलब क्या होता है? सेंट्रल जो मैक्सिमा आता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे दोनों से जो डिस्टेंस आने चाहिए वो सेम आने चाहिए। अब क्या है कि जब ये हम लोग लगा देते हैं और क्या कहते हैं, और यहाँ पे कोई मीडियम नहीं लगाते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई मीडियम नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इसको जो होता है S1 वाले को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है और S2 वाले को कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से दोनों के लिए अगर इस स्क्रीन पे अगर डिस्टेंस देखें तो सेम कहीं ऊपर होगी, है ना, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ चुकी है तो इसको और कम चलना पड़ेगा। इस वजह से ये जो सेंट्रल वाली फ्रिंज है ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ये लगा दिया। अगर ये चीज़ हम लोग यहाँ लगा देते तो ये जो सेंट्रल वाली फ्रिंज होती है नीचे शिफ्ट हो जाती, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो नीचे शिफ्ट हो जाता। ठीक है, क्योंकि अब की बार अगर जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से ऑलरेडी इसको ज़्यादा पाथ कवर करना पड़ रहा है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए और इसको और यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको बराबर हो सकता है कि डिस्टेंस कवर करनी पड़े और सेम पाथ डिफरेंस दोनों के लिए पाथ सेम हो जाए और पाथ डिफरेंस 0 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आप, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पाथ डिफरेंस बराबर, जैसे कि ऊपर देखा, म्यू टी माइनस 1 के बराबर हो जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी फ्रिंज की जो डिस्टेंस होती है, जो भी फ्रिंज की पोजीशन होती है या फिर डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होती है वो वाई डी बाई डी होता है। तो अगर यहाँ से आप इसको कंपेयर करो तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी टी इंटू डी म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई स्मॉल डी। यहाँ पे शिफ्ट इन द फ्रिंज पैटर्न ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अगर आपको शिफ्ट इन द फ्रिंज पैटर्न निकालना है, मतलब ये जो वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज इन ऑब्लिक इंसिडेंस। अब क्या होता है, कई बार हम लोग लाइट को ऐसे ना भेज के, है ना, हम लोग किसी एंगल पे भेज देते हैं, है ना, ऑब्लिक इंसिडेंस होता है स्लिट पे। तब उस केस में ऑलरेडी यहाँ पे डी साइन थीटा का पार्ट डिफरेंस होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस डी है और किसी एंगल थीटा पे अगर हमने भेजा तो ये जो हो जाएगी वो डी साइन थीटा हो जाएगी।
ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे डी साइन थीटा का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा इस वाले के लिए, इस वजह से फिर से यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर रहा है, इस वजह से फिर से सेंट्रल वाली जो फ्रिंज है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। और उसकी जो शिफ्टिंग है उसको निकालने के लिए जो पार्ट डिफरेंस आया डी साइन थीटा, उसको वाई डी बाई डी के बराबर करेंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू निकलेगी डी साइन थीटा। तो इतना फ्रिंज में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग वाई ऐसी एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय वाइट लाइट का इस्तेमाल कर देते हैं, तब उस केस में सेंट्रल फ्रिंज में वाइट कलर ही होगा। ठीक है। और लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे वहाँ पे हम लोग को रेडिश कलर दिखेगा, रेडिश कलर की फ्रिंजेस दिखेंगी, और वहाँ पे वायलेट कलर की जो इंटरफ्रेंस है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे हमको ब्लू कलर की फ्रिंजेस दिखने लगेंगी और रेड कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होने लगेगा। ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्लिट विद, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्लिट विद इफेक्ट इन वाईडीएसई। अगर हम लोग यहाँ पे स्लिट की विथ को चेंज करते हैं उससे वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट में क्या असर पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे दो स्लिट्स हैं अलग अलग विथ की, एक W1 एक W2। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आई जो होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विथ होती है। जिसकी विथ जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो हम लोग को फ्रिंजेस मिलेंगी वो हमको कंट्रास्टिंग फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्रिंजेस आपको नहीं दिखेंगी। यहाँ पे आप लोगों को धुंधली धुंधली फ्रिंजेस दिखाई पड़ेंगी। ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। अगर हमारे पास कोई एक थिन फिल्म है तो उसमें इंटरफेरेंस अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, इसमें कैसे प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, उस हिसाब से हमने इसको बांट दिया है। सबसे पहले मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे है हमारे पास, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे इंसिडेंट करती है तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर से हो सकता है कि कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे है, उसके बाद कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। कुछ पार्ट इसका जो रिफ्लेक्ट हुआ वो यहाँ जाके उसका फिर कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद मान लेते हैं कि ये बाहर निकल आता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन हम लोग को देखनी है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिफ्लेक्टेड रे की अगर हम लोग बात करें, तो रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए ये कितनी डिस्टेंस चल के आया है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे एक ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो पाथ ये चला है ये 2μt चला है। ठीक है। और यहाँ पे जो पाथ चला है ये λ/2 चला है। ठीक है। तो ये λ/2 कैसे चला है, ये एक प्रॉपर्टी होती है ना। इस प्रॉपर्टी को ये वेव्स में पढ़ाई जाती है, लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये λ/2 इसका पार्ट डिफरेंस हो जाता है। ये वेव्स में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे λ/2 पार्ट डिफरेंस है, जब ये रिफ्रैक्ट करके वापस रिफ्लेक्ट करके जब बाहर निकली तो यहाँ पे देखिए ये म्यूटी चली और ये म्यूटी चली। ठीक है। तो टोटल 2μt चली, तो 2μt यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिकल डिस्टेंस हो गई। तो ऑप्टिकल डिस्टेंस ये वाली माइनस ये वाला जो पाथ लेंथ है, दोनों को अगर माइनस कर दें ये n λ के बराबर होना चाहिए, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यही चीज़ अगर 2n+1 λ/2 के बराबर हो जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे तब क्या करने लगेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने लगेंगी। इसी प्रकार से रिफ्रैक्टेड रेस की बात करें तो रिफ्रैक्टेड रेस कौन सी है, एक ये है एक ये है, एक हमारे पास ओवरऑल जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये दोनों हैं। तो ओवरऑल रिफ्रैक्टेड रेज में देखिए तो इसमें ये 3μt चला। 3μt कैसे चला, देखिए म्यूटी ये टोटल 3μt चला और ये वाला जो चला ये सिर्फ और सिर्फ म्यूटी चला। तो 3μt माइनस म्यूटी पार्ट डिफरेंस हो गया, पार्ट डिफरेंस हो गया 2μt। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो n λ के बराबर, डिस्ट्रक्टिव कराना है तो 2n+1 λ/2 के बराबर। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए तो इतना ही। ठीक है। तो अब हम लोग आगे मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे